बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आपका वीकेंड अच्छे से गुजरा होगा। शादी सीजन चल रहा है, शादियां अटेंड की होंगी, नए नए कपड़े पहने होंगे और मैंने भी अपना वीकेंड बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया है। देखते हैं ना कि यहाँ पर हम हर रोज़ आए रोज़ बात हो रही होती है, महंगाई हो गई और शादियों पर जाते हैं आप, ऐसे नित नए लिबास पहने होते हैं लोगों ने, ऐसे जो है करोड़ों रुपए की शादियां हो रही हैं। अमेजिंग है ये कौम जो है, इसकी मिसाल आप पूरी दुनिया में नहीं दे सकते हैं। खैर, ये बात तो हो गई वीकेंड की। अब इस वीक की बात करते हैं। आगाज़ हो चुका है, तैयारियां आपने करनी है और इन तैयारियों में सबसे पहली तैयारी है स्मॉग से बचने की, क्योंकि हम दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सबसे सरफहरिस्त है। मुसलसल लाहौर सरफहरिस्त रहने लगा है। सुबह के वक्त AQI 650 से ज़ायद था और अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स बतदरीज कम होते हुए 531 पर आ गया है। आपको ये बताते चले कि 700 भी रिकॉर्ड किया गया है और मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी डिफरेंट है। इसकी शरह 800 से तजावज़ कर रही है। लाहौर गुलबर्ग की बात करें तो सबसे ज़्यादा आलूदगी 818 रिकॉर्ड की गई है और तिब्बी माहिरीन ने लाहौर की फ़ज़ा को मुज़र सेहत करार देते हुए कहा है कि आलूदा फ़ज़ा और स्मॉग में इजाफे के बायस शहर में खांसी, वायरल फ्लू, गला खराब और दीगर बीमारियों में इजाफा होता चला जा रहा है। एग्जैक्टली, इसीलिए हम आपको हर रोज़ बाखबर कर रहे हैं कि जनाब अपनी सेहत का ख्याल कीजिए, क्योंकि एहतियात इलाज से हमेशा से ही बेहतर है। और महकमा सेहत ने भी अब शहरियों को मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करने जबकि गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ की हिदायत जारी कर दी हैं। हम ये आपको पिछले कुछ 2 हफ्तों से शायद तलकीन कर रहे हैं। स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से इकदाम भी किए जा रहे हैं और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जो एडवाइस है उस पर स्कूल्स के जो टाइमिंग है वो चेंज हो गई है। आपने देखा होगा कि मामूल से ज़्यादा रश आपको नज़र नहीं आया सुबह 6:30 से 7 के दौरान, क्योंकि स्कूल्स की जो टाइमिंग्स हैं वो आज से 31 जनवरी 2025 तक बदल दिए गए हैं। 8:45 पर अब स्कूल खुलेंगे और जो बच्चों की असेंबलीज हैं वो क्लासरूम में होंगी। आउटडोर जो एक्टिविटीज़ हैं वो मुअत्तल करने की हिदायत और है ना, आप देखते हैं कि इससे कुछ लोगों की ड्रिल ख़राब हुई है। जो अपने ऑफिस को जाते थे अपने बच्चों को स्कूलों में छोड़ के, उनकी ड्रिल्स ख़राब हो गई हैं। उनके ऑफिस शुरू होते थे 9 बजे, वो 8 बजे बच्चों को स्कूल छोड़ते थे और आते थे। बट और फॉर द हेल्थ ऑफ देयर किड्स ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम में जो फ़ज़ाई आलूदगी है इंडेक्स सबसे ज़्यादा शो हो रहा होता है और उस टाइम में आपको बज़ाहिर देखने में भी हवा में ज़र्रात जो हैं वो नज़र आते हैं आलूदगी के। तो जनाब अपना ख्याल कीजिए, हम इस पर रोज़ाना बात कर रहे हैं और आपको तलकीन कर रहे हैं कि एहतियात कीजिए और करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल करते रहेंगे। और अब ज़रा अपनी बड़ी खबर शामिल करते हैं। अब आपको बताएं कि पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का फैसला कुन मार्का पाकिस्तान के नाम रहा। रावलपिंडी टेस्ट की बात करें तो पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दी और ये भी बताएं आपको पाकिस्तान ने 19 साल बाद अपनी सरजमीन पर इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी है। मुसलसल दूसरे मैच में तमाम 20 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। क्यों ना करते, स्पिनर्स को ही खिलाया जा रहा था। साजिद खान पिंडी स्टेडियम में मैच में 10 विकेटें हासिल करने वाले पहले स्पिनर बन गए हैं। खास बात स्पिनर्स की ये है कि उन्होंने सब विकेटें तो हासिल की हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जिस तेज़ी से ये विकेटें हासिल की हैं वो भी उसके लिए वो तहसीन उनकी पजीराई होना बहुत ज़रूरी है। शान मसूद की बात करें तो उन्होंने आखिरी छक्का लगाया, टीम को फतह दिला दी। नुमान अली ने 9 और साजिद खान ने 10 विकेटें हासिल की और पाकिस्तान की तरफ से फास्ट बॉलर को एक भी ओवर नहीं दिया गया और इस तरह से टेस्ट क्रिकेट की तारीख में ये रिकॉर्ड भी बन गया है कि साजिद खान सीरीज और सेंचुरी मेकर साउथ शकील मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार दिए गए हैं। जी हाँ, इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 267 और पाकिस्तान ने 344 रन बनाकर 77 रन की बर्तरी ली थी। उधर दौरा ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात कर लें और जिम्बाब्वे की, तो उसके लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। जनाब पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी, जबकि दौरा जिम्बाब्वे की बात करें तो उसमें भी 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को वनडे और T20 टीम का कैप्टन बना दिया है, जबकि वनडे और T20 के लिए सलमान अली आगा को नायब कप्तान बनाया गया है। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है, जबकि दौरा जिम्बाब्वे के लिए उन्हें आराम दिया जाएगा। और मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया के मैचेस और जिम्बाब्वे के वनडे मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे और मोहम्मद रिजवान को जिम्बाब्वे में T20 मैचेस में आराम दिया जाएगा। और स्क्वाड में आमिर जमाल, अरफात मनहास, फैसल अकरम, हसीबुल्ला, मोहम्मद इरफान खान और साइम अयूब को शामिल किया गया है। जहादात खान और सलमान अली आगा
पहली बार T20 स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे और कामरान गुलाम, उमर बिन यूसुफ और सुफियान मुकीम कौमी टीम में डेब्यू करेंगे। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, फैसल अकरम, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन और साइम अयूब को सिर्फ वनडे के लिए मुंतखब किया गया। और गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। तो जनाब, ये है क्रिकेट की सारी सूरत हाल जिस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अवैस और सलीम खालिक साहब, स्पोर्ट्स तज्जियाकार। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू और गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सलीम खालिक साहब बताइएगा जरा, कराची का मौसम कैसा चल रहा है? कराची का मौसम गर्मी तो वैसी है जैसे कि लाहौर में हो, लेकिन शुक्र है फॉग से हम लोग महफूज है। क्रिकेट का मौसम भी वैसे ऐसे ही चल रहा है कि पहले हम लोग खुशियां मना रहे थे जीत की, उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया, उसमें कुछ चीजें ऐसी लगी, फिर स्क्वाड का ऐलान हुआ, कुछ अच्छी चीजें आई, कुछ बुरी चीजें आई, तो जीत पीछे रह गई। अब तो टीम ऑस्ट्रेलिया रवाना भी होगी, 6-7 लड़के चले गए। जी। तो सबसे पहले जरा फिर इस स्क्वाड पर ही बात कर लेते हैं। सलीम खालिक साहब, ये जो दौरा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौमी स्क्वाड का ऐलान हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आपके ख्याल में दुरुस्त है स्क्वाड या कुछ और भी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको शामिल किया जा सकता था? देखिए, स्क्वाड बज़ाहिर तो दुरुस्त नजर आता है, क्योंकि एक अच्छी चीज ये है कि जिम्बाब्वे के जो टूर है उसमें यंग प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं। और हम लोग काफी अच्छे से ये कहते आ रहे थे कि जो इस तरह की छोटी सीरीज है उसमें नए प्लेयर्स को खिलाना चाहिए, क्योंकि फिर बड़े प्लेयर जो हैं वो खेलते हैं, यहाँ परफॉर्म करते हैं, फिर रैंकिंग बढ़ती है, फिर कहते हैं कोई किंग बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, और फिर नए लड़कों को मौका नहीं मिल पाता। अब अच्छा है कि उनको मौका मिलेगा परफॉर्म करने का। एक चीज जो नजर आई कि फखर को होना चाहिए था, उसको स्क्वाड में नहीं रखा, इस पे जरा थोड़ा सा एक वो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं रखा, इस पे काफी शोर मच रहा है। तो सलीम साहब, आपने ही खबर शायद आपके पास ही है कि गैरी क्रिस्टन की जो खबर जिसमें वो तनाज़ात का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं PCB के साथ, इस पे जरा रोशनी डालिएगा, क्या तनाज़ात हैं? क्या ये स्क्वाड के ऊपर ही तनाज़ा खड़ा हुआ है? नहीं, ये मेरी खबर नहीं है, ये किसी और जर्नलिस्ट ने खबर दी है, मैंने पढ़ी है बिल्कुल, और वो बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, तो खबर मुझे यकीन ठीक ही होगी। लेकिन कुछ अरसे पहले मुझे किसी ने बताया था कि गैरी क्रिस्टन जो है वो किसी और मुल्क की कोचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो आई गई हो गई थी बात। लेकिन अब मैं ये कड़ी से कड़ी मिला रहा हूँ तो लग रहा है कि वाकई कुछ चक्कर होगा। कुछ चीजें हमारे अच्छी भी चल रही है, पस मंजर में कुछ काफी क्रिकेट में इश्यूज भी हमें नजर आ रहे हैं। जैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी मैं जिक्र कर रहा था, कई प्लेयर्स अपनी कैटेगरी से खुश नहीं है। शाहीन को A से B में कर दिया, वो कहते हैं मुझे क्यों B में किया। बाबर की भी तो परफॉर्मेंस थी, बाबर कैसे A में आ गया। इसी तरह और भी शादाब खान स्क्वाड में नहीं है, शादाब खान को कॉन्ट्रैक्ट दिया, उनकी भी तनज़ुली हुई है। नसीम शाह ऊपर है, हारिस नीचे है। तो ये सब कुछ है, और आगे कुछ दिनों में कुछ हमें अच्छा है कि कुछ शायद कंट्रोवर्सी सामने आए। और ये कोच वाला इशू बहुत बड़ा है, PCB को तो बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि भाई ये मसला क्या है, क्या वो ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे। तो गैरी क्रिस्टन का आपने खुद जिक्र किया, और जो हमारे जेसन गिलेस्पी है व्हाइट बॉल कोच, वो भी खुश नहीं है, टेस्ट कोच वो भी खुश नहीं है। आपने देखा होगा कि टेस्ट सीरीज के बीच में जब उनको सिलेक्शन पैनल से हटाया गया उनको और कैप्टन को, तो वो नाराज हो गए थे। उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस में साफ ये बोला कि मैं तो बस एक डे टू डे स्ट्रेटेजी जो है टीम की वो बना रहा हूँ, बाकी मेरे से सारे इख्तियारात छीन लिए गए हैं, जो मुझे कहा गया था वो मेरे साथ हो नहीं रहा। तो यानी कोचेज हमारे इतने खुश है नहीं, दोनों फॉरेन कोचेज, और अभी आए हुए उनको 1 साल भी नहीं हुआ, और अभी इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, तो ये ठीक नहीं है। वैसे ही पाकिस्तान में कोचेज आते नहीं है, तब आए हैं और एकदम से दोनों नाराज हो जाए, तो PCB को देखना चाहिए, खास तौर पे गैरी क्रिस्टन का क्लियर करना चाहिए कि मसला क्या है उसका। ठीक है, अच्छा व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या दुरुस्त फैसला है? जिस तरह से अभी फखर की भी बात कर रहे थे हम, या स्क्वाड की बात करें, तो आपके ख्याल में बिल्कुल सही सिलेक्शन हुई है? और दूसरा ये कि फखर जमान को स्पेशली ड्रॉप करना क्या दुरुस्त फैसला, और क्या फिटनेस को बहाना जो बनाया गया ये कहना दुरुस्त है? देखिए, तो अच्छी बात है कि आपने थोड़े से, मैं कहता हूँ कि जो टॉप परफॉर्मर्स आपके डोमेस्टिक के कुछ लड़कों को आपने इस वक्त एक मौका दिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए। ऑस्ट्रेलिया सीरीज हमेशा याद रखिएगा, ये वो सीरीज होती है जिसमें बहुत से बड़े बड़ा जो साहब का जिबा होता है, यहाँ तक कि कप्तान भी जिबा होता है। अब ये नहीं पता कि रिजवान, क्योंकि जितना मैं रिजी भाई को जानता हूँ कि उनकी हमेशा कोशिश होती है, ऑब्वियसली जब एक कप्तान होता है उसकी कोशिश होती है कि मेरी जितनी इनपुट टीम की सिलेक्शन की हो उतनी, क्योंकि उसने टीम को खिलाना, उसने ग्राउंड के अंदर जाकर डिसीजन लेनी है। अब कितना उनको इख्तियारात दिए गए हैं ये मुझे ऑब्वियसली इस चीज का आइडिया नहीं है,
दूसरा अगर आप बात करें फखर जमान की, एक बंदा 50 की एवरेज रखता है, 200 प्लस स्कोर भी कर चुका है एक वनडे मैच की अगर बात करूं, वन ऑफ द फाइनेस्ट आपके पास अपना स्ट्रोक बैट्समैन है, जो कि हर कोई बात करता है उसके बारे में कि यार मुझे पता है इनकंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं नजर आती है, लेकिन जिस वक्त वो चलता है तो आपके सामने कि वो चाहे न्यूजीलैंड का मैच हो पासा पलट करके रख देता है। एक ट्वीट, हमारा यही मसला पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर सबसे बड़ा रहा है कि उस वक्त ठीक है हीट ऑफ द मोमेंट होती है, आपकी ट्वीट नहीं हो जाती है कुछ भी। ऐसे बहुत से क्रिकेटर्स हैं, आपको याद हो जुनैद खान का अपने कैरियर तबाह किया जब उसने टेप लगा के मुंह पे अपना एक तस्वीर लगाई थी, तब वो वापस आज तक नहीं आया। फिर उसके बाद कल एक चले, अच्छी चीज है कि मुझे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से लगा कि एटलीस्ट उन्होंने बताया तो सही कि ट्वीट की वजह से हम उनको ड्रॉप करें। जो फिटनेस का उन्होंने बात की है वो सरासर गलत है। देखें फिटनेस की अगर बात करूं, जो अभी हालिया फिटनेस रिपोर्ट्स के मुताबिक तो आपके बहुत से प्लेयर्स इसके अंदर फिटनेस में फ्लॉप हुए हैं। चाहे शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, वो फिटनेस में अपना पूरे नहीं उतरे थे। उसके बाद अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद रिजवान का फिटनेस टेस्ट भी इतना कोई अच्छा आया नहीं था। तो आपके पास फिटनेस का तो वसाइल था नहीं। आप सीधी सीधी बात करें कि जो ट्वीट की गई है उस पर हमने इनको जो सा डिसिप्लिन के तहत जो सा पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आपने निकाला, कॉन्ट्रैक्ट से ना निकालते, कम से कम आप एक पनिशमेंट तो देते हो, आप सीरीज से ड्रॉप करते हैं, कुछ करते हो। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जब एक प्लेयर की परफॉर्मेंस चल रही हो तो आप देखें ना, आने वाले जो लड़के हैं जो बेसिकली मुझे पता है उनको एक अलार्मिंग सिचुएशन दी गई है कि आप ट्वीट करोगे या कुछ बात करोगे तो आपके ऊपर ये कुछ ना कुछ फैसला जरूर होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक, मैंने कहा ना, एक सबसे बड़ा हमारे अलमिया ये है पाकिस्तान के अंदर कि हमारे पास स्पोर्ट्स एसोसिएशन, प्लेयर्स एसोसिएशन तो है कोई नहीं जो प्लेयर्स के हक पे बात करती है। मुझे पता है प्लेयर्स भी नाजायज बात कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं, सारे मामला हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैकअप प्लेयर के पास मौजूद है। एज सच तो है कोई नहीं यहाँ पर। लेकिन रिजवान की बात करूं, मैं खुद इस चीज पे अभी तक थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि रिजवान जो एक कैरेक्टर है, चाहे वो कोच की बात करें चाहे रिजवान की बात करें, जब ये गैरी कर्स्टन की भी बात जैसे हो रही है कि उनको ये खबरें मुझे भी मिल रही हैं कि शायद वो ऑलमोस्ट रिजाइन करने वाले हैं। क्यों नहीं करेगा एक बंदा जब इख्तियारात आप उससे कोच से लेंगे, कप्तान से लेंगे। मैंने एक अल्फाज यूज किया ना कि वो प्लेइंग 11 को उसने लड़ाना है, ग्राउंड की मामलात उसको पता है कि मैंने कौन सी टीम को क्या करना है, हार्श डिसीजन उसने लेने हैं कि किसको ड्रॉप करना है किसको नहीं करना। आप देखें ना, अगर आकिब भाई की अभी सब बल्ले बल्ले कर रहे हैं कि आकिब भाई कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हमने टेस्ट मैच जीता, मैं उनको हाईली अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अगर ये खुदा न खास्ता अगला टेस्ट मैच अगर हम हार जाते, खुदा न खास्ता 200 स्कोर करते, 250, तो मुझे पता था कि मुश्किल हमारे लिए हालात होते। आपने किसको पकड़ना था? आपने कोच को पकड़ना था, आपने पकड़ना था कप्तान को पकड़ना था। आकिब भाई बीच में ना आते, क्योंकि आपने कहना था जी कोच क्या कर रहा था। भाई कोच को इख्तियारात तो दो ना, कोच है, कोच का काम है टीम को खिलाना, कोच अपना क्रेडिट्स का चक्कर है फिर सारा हुआ है। नहीं, क्रेडिट का चक्कर है। अगर मैंने ऑस्ट्रेलिया की आपको बात की ना कि अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, पाकिस्तानी ऑब्वियसली मेरी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान वहां जाके जीते, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन वो सीरीज मुश्किल होती है। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इशू होता है वो आपकी बाउंस एंड पेस का, आपके बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं वहां पर जाके। खुदा न खास्ता अगर आप हारते हैं तो फिर मैं देखूंगा कि किसके जिम्मे ये हार जाती है, कि क्या आकिब जावेद इस चीज को अपना करेंगे, हाँ जी मेरे जिम्मे अपना हार, हमने गलत डिसीजन लिया था, जो भी किया था। टीम सिलेक्शन की बात करूं उस पर मुझे कोई अपना ऑब्जेक्शन नहीं है, बहुत अच्छी साइड आप सिलेक्ट करके यहाँ पर लेके जा रहे हो, अच्छी बात है। पेस बैटरी की बात करें, लेकिन फिटनेस का अगर आप इशू एक बना रहे हो कि जी फिटनेस का इशू था उसकी वजह से उसको ड्रॉप किया गया, तो भाई शाहीन शाह अफरीदी आपका 100% फिट नहीं है, आपको पता लगता है। ऐसा फास्ट बॉलर आप जब काम करते हो आपको पता लगता है उसका जो रिदम है, रन वे, जो रन अप है उसमें फ्लॉज है, आपको नजर आ रहा है कि वो 100% फिट नहीं है। तो फिटनेस का इशू ना बनाए, सीधी बात करें जो आपने कल बात की ट्वीट की वजह से की जाए कि ट्वीट अगर मसला था, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, सीधी बात करें कि ये एक्शन लिया गया है इस वजह से ताकि आगे खिलाड़ी सियासत से दूर रहें, वो अपने खेल पर तवज्जो दें। और बिल्कुल अवैस आपकी बात दुरुस्त है कि जो मुद्दा है उसी को बयान करना चाहिए। सलीम साहब आप बताइएगा, इस वक्त हम देख रहे हैं शादाब खान, इमामुल हक, इफ्तिखार अहमद को तो ड्रॉप किया गया है, कामरान गुलाम, उमैर बिन यूसुफ और सुफियान मुकीम कौमी टीम में डेब्यू कर रहे हैं। ये जो डेब्यूटेंट्स हैं इनके बारे में क्या ख्याल है आपको? ये मौका एक मुश्किल सीरीज में उनको देना, ये कैसा आपको दिखाई देता है? देखिए मेरा ख्याल है शायद ऐसा इन्होंने किया हो एक्सपीरियंस देने के लिए, और खेलेंगे तो वही जो हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज है एक मुश्किल टूर में अगर आप यंगस्टर्स को लेकर जा रहे हैं साथ, कहीं अगर मौका मिलेगा भी तो उनको सीखने का अच्छा उनके बचा सका। उसके बाद फिर जिम्बाब्वे में भी काफी सारे जा रहे हैं। ये एक आकिब जावेद ने अच्छा डिसीजन लिया है, लेकिन साथ में मैं थोड़ा जो आप फिटनेस वाली बात कर रहे हैं उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, फिटनेस में एक दोहरा मेयार अपनाया गया है। जो फिटनेस टेस्ट में ये फखर भी फेल हुए हैं, वो कहा जा रहा है कि आप 8 मिनट में 2 किलोमीटर जो दौड़ है वो मुकम्मल करें। फखर वो नहीं कर पाए, उस्मान खान भी नहीं कर पाए थे, लेकिन उस्मान को मिल गया कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह नौमान अली जो थे वो भी नहीं कर पाए थे, नौमान अली को तो 2 बार फेल हुए थे नौमान अली, वो टेस्ट खेल गए, अभी वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनके आगे लिखा हुआ फिटनेस से मशरूफ।
तो अगर आपको फखर को भी लेना था आप उनके आगे भी लिख सकते थे। Exactly. इंटरेस्ट थे मशहूर। फिर आपने उनको नोटिस दिया, फखर को शो कॉज नोटिस की ट्वीट की है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो जेसन गैलेस्पी हैं उन्होंने इतने सारे भी पीसीबी की पॉलिसीज के खिलाफ बयान दिए कि आपने उनको शो कॉज नोटिस दिया कि आप उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेंगे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है। जब करना है तो या तो आप सबको एक ही पैमाने में लेकर आए, सही है। या फिर आप जो है कि अलग अलग जो है ना ये ना करें कि फिटनेस क्राइटेरिया जो मुझे पसंद है उसके लिए कुछ और है, दूसरे के लिए कुछ और है। नजरिया जरूरत है तो भाई जो जाहिद महमूद भी फिट नहीं थे, नौमान भी फिट नहीं थे, दोनों को टेस्ट खिला दिया। और अब जरूरत नहीं है, चलो फखर की बज़ाहिर आपको नहीं लग रही तो आपने उनको बाहर कर दिया। क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ इसमें इमामुल हक में और कामरान गुलाम जो है उनमें 11 सेकंड का फर्क था। कामरान गुलाम ने 1 मिनट 22 सेकंड में अपनी दौड़ मुकम्मल की थी और 11 में दूसरी की थी, लेकिन उसके बावजूद एक है और दूसरा बाहर है। सही। तो ये सारी चीजें जो है ये प्लेयर्स भी आपस में बात कर रहे हैं, प्लेयर्स भी गुस्सा हो रहे हैं और ये आगे जाके इशू होगा। जैसे अल्लाह ना करे कि ऑस्ट्रेलिया में नताइज अच्छे ना आए, लेकिन अगर टीम ना जीत सकी तो अभी तो बड़ी वाह हो रही है। क्योंकि हम लोग की शॉर्ट मेमोरी है बहुत। मैं हूँ, आप हो, हम लोग सब जीतते हैं, ले जाते हैं, हारते तो यहाँ पटक देते हैं। तो अभी जैसे आकिब साहब है या दूसरे जितने लोग हैं वो अगर अभी इस वक्त ऊपर है तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अल्लाह ना करे रिजल्ट अच्छे नहीं आते। तो यहाँ ये लोग तो बाबर आजम, सही, बिल्कुल सही। बाबर आजम से बड़ा कोई प्लेयर था पाकिस्तान में। हाँ, वो वही बात है सलीम खालिद साहब, कामयाबी के तो हजारों बाप होते हैं, जो शिकस्त है वो उसका कोई बाप नहीं होता, उसके लिए कोई भी नहीं एक्सेप्ट करता जिस तरीके से आप और अवैस दोनों बात करें। अच्छा अवैस, फिर अगर हम वनडे की बात करते हैं तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या देख रहे हैं आप? थोड़ा सा सॉरी, अगर आप इजाजत दें, जो सलीम भाई ने बात की इनकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। फखर जमान का मुझे याद है उसने एक इशू अपना हाईलाइट वो ये किया था कि मैंने इतनी लंबी फ्लाइट ली थी। आपको पता है कि एनओसी माशाल्लाह हमारे क्रिकेट बोर्ड के ये हालात है, कम्युनिकेशन गैप तो आपको साफ सी नजर आ रहा था प्लेयर्स के बीच में और क्रिकेट बोर्ड के बीच में। आपका एक प्लेयर आई डोंट नो वो कहाँ पर लीग खेलने गए थे, काफी अपना शायद कैरेबियन प्रीमियर लीग था, मुझे याद नहीं इस चीज का। वहां से बीच रास्ते उनको कहा जी आपका एनओसी कैंसिल हो गया, आप वापस आए, और वो वापस पहुंचते हैं, रेस्ट भी नहीं दिया जाता बॉडी को, कहा जाता फिटनेस टेस्ट हो। ये कहीं पूरी दुनिया में नहीं होता। आप एक ट्रैवल करके आते हो, आपकी बॉडी जो सी है वैसी फटीग कैरी कर रही होती है और आप कहते हो कि आगे फिटनेस टेस्ट हो। आई थिंक वो भी ऑस्ट्रेलिया का दौरा ही था, आई गेस वो कोई लीग का था, मुझे अगर मैं गलत नहीं इस चीज पे। जो आपने दूसरा सवाल शायद आप ओपनिंग के बारे में, जी देखिए पाकिस्तान के ओपनिंग का थोड़ा सा, मैं अगर बॉलिंग यूनिट की बात करूं, मैंने कहा ना मुझे शाहीन पे थोड़ा सा फिटनेस टेस्ट का तो इशू लगता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस वक्त आप वापस मैं कहूंगा कि पाकिस्तान में क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी है, आपने वापस उस ह्यूमन कंडीशन के अंदर वापस जाना है। शाहीन की अगर मैं शॉर्टर फॉर्मेट्स की बात करूं तो आपको अच्छे एक फास्ट बॉलर अभी भी स्टिल नजर आपको आते हैं। नसीम शाह की बात करें, अच्छा एक एडेड प्रेशर आपने हसनैन को यहाँ पर इंक्लूड किया, लेकिन जब बैटिंग का मसला है वो आपका साफ जाहिर हो रहा है। आपके जो ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, अब्दुल्ला शफीक को आप फिर वापस लेके साथ गए हैं, आप साइम अयूब पे बहुत ज्यादा पाकिस्तान टीम इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है आपने टेस्ट क्रिकेट खिला ली, आपके पास एक केस स्टडी मौजूद थी कि आप शायद उनको रेस्ट दे सकते थे कि वापस जाके डोमेस्टिक खेलें, आप फिर उनको ओडीआई क्रिकेट के अंदर वापस लेके आ रहे हैं। जो एक होता है ना कि कंपैरिजन आप करते हो कि क्या ये लड़का लिमिटेड फॉर्मेट्स का है, क्या ये लॉन्गर फॉर्मेट्स का क्रिकेटर है, अभी तक हमें वही चीज समझ में नहीं आती। साइम अयूब की बात करें, वो अच्छे T20 के प्लेयर हो सकते हैं। वनडे की बात करूं तो आपके पास साजिदा फरहान मौजूद है लड़का, आखिर कब इन लड़कों को आपने चांसेस देने में, इसलिए कहता हूं ना कि हम ज्यादा क्या करते हैं, इनको लड़कों को जो हमारे प्रॉमिसिंग क्रिकेटर्स हैं जो फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करके आते हैं, हम इनको वहां चांस देते हैं जहां पर आपकी बड़ी से बड़ी टीम टेस्ट होती है। ऑस्ट्रेलिया की बात मैं कर रहा हूँ कंडीशंस में, वो परफॉर्म नहीं करता, मैं बैठ के आप बैठ के हम सब तनकीद करते हैं कि यार ये लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा, आपने गलत टाइम पे चांस दिया है। गलत टाइम पे क्यों चांस दिए? जब आपको पाकिस्तान में चांस देना था अपनी होम कंडीशन में, आप उसको चांस नहीं देते हो। सलीम साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि ये वही प्लेयर्स खेलेंगे जो आपके एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। न्यू बेंच लाइनअप पे जो लड़के मौजूद हैं, अच्छी बात है कि उनको एक अपना एटमॉस्फेयर मिलेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उनको ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर कोई चांस दिया जाएगा, क्योंकि टफ सीरीज है। या तो आप सीरीज जीते हो, एक मैच आपका बाकी हो तो आप उसमें आप कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं। सलीम साहब, जो चेंजेस जिसकी तवक्को की जा रही थी, मोहम्मद हारिस को कप्तान बनाया जाएगा, उनको कमान दी जाएगी, लेकिन वो तो टीम में नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए मोहम्मद हारिस अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद हैं, उनको इतने मौके मिले लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाते। एमर्जिंग कप हुआ, आप उनकी बैटिंग देखें। इत्तेफाक से एक जो मैच था उस वक्त मैं एक पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं उनके साथ बैठा था, मैच देख रहा था। तो उस मैच में जो उनकी परफॉर्मेंस थी, एक उन्होंने छक्का लगाया और फिर विकेट छोड़ के एक बहुत ही गलत शॉट खेल कर वो आउट हुए। तो
साबिक जो क्रिकेटर थे उन्होंने जो बात बोली वो मैं दोहरा नहीं सकता, लेकिन फिर उन्होंने मुझे बाद में बताया कि उन्होंने खुद फोन करके इसको बोला, यार तुम किस तरह के शॉट खेलते हो। तो ये चीजें लोग नोट करते हैं। सही है। एक बंदा जब उसको इतने अच्छे अच्छे मौके मिल रहे हैं कि आप जा रहे हो, आप परफॉर्म करो, लेकिन जब परफॉर्मेंस नहीं होगी और इस तरह से खेलोगे तो फिर तो यही होगा। बड़ा अच्छा मौका था उनके लिए कि वो परफॉर्म करते और नेशनल टीम में आते, लेकिन अब बिल्कुल ही बाहर है। और सलमान अली आगा को आप देखें, उसको मौके मिले तो वो परफॉर्म कर रहे हैं। टेस्ट मैचेस में बड़ी उनकी अच्छी इनिंग सामने आई, तो इसी वजह से इनके ऊपर इतना ट्रस्ट किया है पीसीबी ने कि उनको जिम्बाब्वे वाली सीरीज में कैप्टनसी दे दी। बड़ी बात है, आपको जो मौका मिलता है क्रिकेट और लाइफ, उसको दोनों हाथों से ग्रैब करना चाहिए, वरना बहुत लोग लाइन में खड़े होते हैं। बड़ी जबरदस्त बात आपने की है, जब मौका मिले तो उसे बिल्कुल आपको जो है ना यूटिलाइज करना चाहिए, वरना लाइन बहुत लंबी होती है। बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब। सैयद मोहम्मद उवैस हमारे साथ मौजूद पर हम बात कर रहे थे। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, इस पर हमने डिस्कशन की। देखते हैं टीम कैसा परफॉर्म करती है। फिलहाल हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, कुछ ही देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक। तनसाजी के खेल से खुशखबरियों का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर हैं अब्दुल मजीद, जिन्होंने मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम कर लिया है। अमेरिका के शहर लास वेगस में 20 अक्टूबर को मुनक्किदा 19 और 20 अक्टूबर को मुनक्किदा इस मुकाबले में अब्दुल मजीद ने मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है दयार गैर में। और आलमी मुकाबले में 42 ममालिक के सख्त जान और शानदार बॉडी बिल्डर्स शरीक थे, जिनमें उन्होंने अपना नाम बुलंद किया। अब्दुल मजीद ने ओपन, मास्टर्स और सुपर एक्सट्रीम कैटेगरीज में 2 गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं। इसके साथ साथ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने का प्रो कार्ड भी उन्होंने जीत लिया है। अब्दुल मजीद 2014 में मिस्टर कराची बने थे और 2020 में मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं। मजीद उन्हीं से जान लेते हैं उनकी इस कामयाबी के बारे में। जी हाँ, हमारे कौमी हीरो बॉडी बिल्डर अब्दुल मजीद हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मजीद। सबसे पहले तो भाई आपको बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद। अमेरिका में इतने बड़े कंपटीशन में आपने गोल्ड मेडल जीता है, कैसा एहसास है ये, कितना ज्यादा खुश महसूस कर रहे हैं? वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये तो अल्लाह ताला का मैं 1000 बार शुक्र अदा करता हूँ, और उसके बाद मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और मेरे फैन जिन्होंने सपोर्ट किया यहाँ तक के इस सफ़र में। मैं 12-15 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि इतने बड़े स्टेज पे पहली बार जो है पाकिस्तान का इतना बड़ा जो है वो नाम हम लोगों ने रोशन किया है, जिसमें हमारी पूरी टीम ने तकरीबन जो है वो 3 गोल्ड मेडल जीते। 2 गोल्ड मेडल मैंने जीते हैं, एक जो ज़बरदस्त। तो ये बताइएगा कितने माह मेहनत किया आपने? बहुत मेहनत दरकार होती है, और जीतना तो दूर की बात है, लोगों को अच्छा दिखने में इतना वक्त लग जाता है। कितने माह में आपने इसकी तैयारी की, और आपकी तरह बॉडी बनाने के लिए एक तनसाज को कितने साल मेहनत करनी पड़ सकती है? इसमें देखिए टाइम लिमिट नहीं होती है। कंपटीशन के लिए जब आप प्रेप करते हैं तो आपको एटलीस्ट 1 साल 6 महीने इतना तो मिनिमम चाहिए होगा, लेकिन महीने हो गए थे इस कंपटीशन के लिए प्रेप करते हुए। बहुत हार्ड वर्क था, बहुत टफ भी था, क्योंकि काम के साथ साथ जो है अपने फुल टाइम बॉडी बिल्डिंग भी करनी है, फिर अपनी डाइट को भी मैनेज करना है, फिर उसके अलावा काफी सारी चीजें होती है जिसको आप। अच्छा अब्दुल मजीद, ये बताएं कि जिस तरह से हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा कंपटीशन था तो चैलेंजेस भी उसी तरह से होंगे। आपके जो ओपोनेंट थे वो कितने स्ट्रांग थे? क्या किसी एक को देखकर आप भी उनसे मुतासिर हुए? बिल्कुल, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट थे। एक पूरा जो रनिंग ऑर्डर है मैंने शेयर किया था इनके साथ, तकरीबन उसमें 20+ कैटेगरीज थी, जिनमें से सिर्फ 2 में हम पाकिस्तानियों ने जो वो गोल्ड मेडल। अच्छा, तो उसमें कंट्रीज के लोग थे, मेल एथलीट्स भी थी, उसमें मेल एथलीट्स भी थे। काफी टफ था, चैलेंजिंग था, लेकिन हम भी पूरी तैयारी के साथ गए थे। और ये बताइएगा कि आप भी किसी को देखकर मुतासिर हुए थे? अक्सर लोग देखते हैं बॉडी बिल्डिंग में, पुराने जो हॉलीवुड के हीरोज हैं जो पहले बॉडी बिल्डर हुआ करते थे, उनको देख कर उन्होंने शुरू किया। आपने किसी को देखकर शुरू किया? पहले तो रोल मॉडल जो था वो आर्नल्ड थे, उनको देख के काफी इम्प्रेस होते थे। बाकी उसके अलावा पाकिस्तान में भी हमारे काफी अच्छे एथलीट थे, जिनमें से मासूम भट्ट साहब हैं, फिर आतिफ भाई थे जिन्होंने पहला प्रो कार्ड लिया था, तो उनको देख के हम भी इम्प्रेस होते थे।
और आहिस्ता आहिस्ता बस कोशिश करते रहे। देखकर बहुत सारे लोग इम्प्रेस होंगे और डेफिनेटली वो कहेंगे कि जी अब उन्होंने बॉडी बिल्डिंग करनी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ट्रेनिंग का भी आपने जिक्र किया, सब चीज़ें आपने कहा कि बराबर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा टफ होती है आपकी, और ट्रेनिंग के साथ साथ डाइट का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो ये तो बड़ा एक्सपेंसिव जो गेम है या बॉडी बिल्डिंग जो है। वैसे बाजार देखने में तो लगता है आप जिम करें, एक्सरसाइज करें और अपनी बॉडी बना लें, हकीकत क्या है? ट्रेनिंग जो है वो टफ तो होती है, लेकिन इसमें आपका 80% जो है वो डाइट का रोल होता है। Okay. इसमें आपने में 6 to 7 मील्स होती हैं, और वो भी कंपटीशन जब आप पीरियडाइजेशन करते हो तो वो चेंज होती जाती है एंड टफ हो जाता है, जिसमें आपको कंडीशन देख के बॉडी की जो है वो कभी कभी कार्ब ड्रॉप करने पड़ते हैं। पूरा महीना भी डिपेंड करता है कि आप कैसे दिख रहे हो। एट द एंड फाइनल जब आप स्टेप ऑन करोगे स्टेज पे तो आपकी लुक कैसी रहनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, फिजिकली भी चैलेंजिंग है। सही। अच्छा ये बताइएगा मुझे कि आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में खाने पीने के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमें नज़र आता है चावल, रोटी और फिर तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जो कि किसी सूरत भी मेरा नहीं ख्याल कि आपको मसल्स डेवलपमेंट में मददगार साबित होता है। वो अमूमन आपकी खुराक बस आपकी भूख को ही दूर करता है। मसल्स डेवलपमेंट के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या खाना पीना चाहिए? खाने हैं जो लाइफस्टाइल है हमारा, उसमें देखें तो सबसे ज्यादा आपको जो है वो ट्रांस फैट मिलेगा, जो कि फ्राइड चीजों से आता है, वो बहुत ज्यादा हमारे खानों में है। उसके अलावा इंटेक बहुत हाई है, जो कि बहुत ही अनहेल्दी है। और लेट्स से कि अगर आप एक कोक भी पीते हो नॉर्मल, तो उसमें 12 टीस्पून ऑफ शुगर होता है, जो कि 180 to 200 कैलोरीज, व्हिच इज लाइक अगर आपको वो 180 या 200 कैलोरीज बर्न करनी है तो आपको 45 मिनट टू 1 घंटा आपको नॉर्मल 5-6 की स्पीड पे वॉक करना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं कि जो हर बंदे का इनटेक जो होता है वो हाइट और वेट के हिसाब से एक्सपेंडिचर होता है कि पर डे आपको आपकी बॉडी कितना कैलोरीज बर्न कर सकती है। लेट्स से बंदे का 3000 है, तो वो क्या करते हैं कि जब आप हाई फैट और हाई शुगर खानों का इंटेक करते हैं तो आप बहुत ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं। लोग में भी 3000 ले रहे हैं, और आप स्नैक्स और दूसरे जब वो बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाती है आपकी लिमिट। अगर आप हेल्दी मतलब मैनेज करके अपने पोर्शन को, तो मे बी आप के अंडर रहेंगे। अगर आप ओवर कैलोरीज का इंटेक करोगे तो वो डायरेक्टली फैट में कन्वर्ट होता है, बाद में जाके फिर कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, शुगर जैसे अमराज। अच्छा अब्दुल मजीद, इन दी एंड में चाहूंगी कि आप अपने फैंस को, अपने देखने वालों को कुछ मैसेज दें, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे आपकी तरह के और भी तनसाज हैं जो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने का ख्वाब देख रहे हैं, उनके लिए क्या मोटिवेशन है, क्या कहेंगे आप? मोटिवेशन यही है, देखिए पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है, प्लेटफॉर्म की जरूरत है और प्रॉपर नॉलेज की। अभी हम लोग WFF के प्लेटफॉर्म से थैंक यू उनका कि उन्होंने हमें इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कम्पीट करने के लिए चांस दिया। ये जो 2 गोल्ड मेडल हैं ये मैं अपने पाकिस्तान के नाम जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो सब लोग कर सकते हैं। मेरा ये बहुत बहुत मुबारकबाद अब्दुल मजीद आपको, और हमें खुशी है कि आप जैसे हीरोज़ जब दुनिया में जाते हैं तो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। आप हमारे हीरो हैं, हमारे प्रोग्राम के हीरो हैं, एक्सप्रेस हीरो हैं, और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमसे बात की। हम देखते हैं ना ऐसे ही लोग खुद अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे होते हैं, कभी कभी स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, हुकूमत कभी तवज्जो दे देती है, कभी नहीं देती है। सारी सूरत हाल में आपने अपनी मोटिवेशन बरकरार रखनी है, और आप जो सोचते हैं, अगर आप सोच रहे हैं नेक नियति से, तो आप करके भी दिखा सकते हैं। इसी के साथ हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। जनाब कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। बड़ी हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों पर असरअंदाज हो रही हैं, और आज शाम से मगरबी लहर है बलाई और मगरबी इलाकों पर असरअंदाज होने का इम्कान भी है। अगर कराची की बात करें तो हालिया गर्मी की लहर में कमी की जो उम्मीदें हैं फिलहाल तो दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। महकमा मौसमियात ने मजीद 3 रोज गर्मी बरकरार रहने की पेशगोई कर दी है। सूरत हाल क्या बनने जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं,
अस्सलाम वालेकुम सरदार सरफराज साहब, सबसे पहले ये बताएं कि पंजाब में मौसम कदरे बेहतर हो गया है, मगर कराची की अगर बात करें तो गर्मी की लहर बरकरार है और अक्टूबर भी गुजरने को है। कहा यही जा रहा था कि 27 अक्टूबर के बाद दर्जा हरारत में कमी आएगी। क्या वजह है कि रवां हफ्ता जो है वो भी गर्म होने का ऐलान कर दिया गया? जी बहुत शुक्रिया। देखिए कराची में रवायती तौर पे अक्टूबर गर्म महीना ही होता है अमूमन, लेकिन इस दफ़ा कुछ मामूल से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। यानी होता था कि एक आध हफ्ता गर्मी और फिर कुछ उसमें रिलीफ आता था, लेकिन इस दफ़ा पहला हफ्ता अक्टूबर का सही गुजरा था और उसके बाद मुसलसल ही गर्मी पड़ रही है। तो उसकी मतलब जो मेट्रोलॉजिकल रीजन है मुख्तलिफ हैं। यानी पहले शुरू में तो समंदर में लो प्रेशर बन गया, डिप्रेशन फिर आगे बनकर ओमान की तरफ निकला, उसकी वजह से सी ब्रीज ब्लॉक रही, और फिर बाद में अभी जो पिछले हफ्ते से गर्मी पड़ रही है ये असल में बिल्कुल ड्राई कंटिनेंटल, यानी ऊपर शुमाल से विंड आ रही है। हवा कराची के ऊपर जब हवा का रुख हो जाता है बलूचिस्तान के सहराई इलाकों की तरफ से या राजस्थान की तरफ से, शुमाल से बिल्कुल, यानी तीन अतराफ से, तो फिर यहाँ गर्मी पड़ जाती है। और इस वक्त ना सिर्फ सरफेस पे एक हाई प्रेशर है, बल्कि अपर एटमॉस्फेयर में भी ना, यानी 18,000 फीट पे, 10,000 फीट पे, 5,000 फीट पे उन लेवल्स पे भी हाई प्रेशर बना हुआ है, वहाँ का ज्यादा दबाव है। तो वो ज्यादा दबाव जब अपर एयर में होता है तो फिर ग्राउंड पे उसके नतीजे में गर्मी पड़ती है। तो अभी देखिए अब 2-3 दिन हैं इसमें, इस गर्मी के मजीद परसों से इसमें कुछ बेहतरी आने का इम्कान है, लेकिन जनरली अक्टूबर उसके नवंबर के पहले हफ्ते तक यहाँ दिन का मौसम इसी तरह से निस्बतन गर्म ही रहेगा कराची में और दूसरे सिंध के दूसरे एरियाज में भी, क्योंकि अभी ड्राई कंटिनेंटल विंड है, बिल्कुल शुमाल की हवाएं आ रही हैं। बलूचिस्तान के जो सहराई इलाके हैं उसमें से पूरे सिंध पर असरअंदाज हो रही है। तो सिंध भर के टेम्परेचर जो है ना 3 से 4 डिग्री मामूल से ज्यादा चल रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। ठीक है, तो सरदार सरफराज साहब एंड में क्विकली ये बता दें कि सर्दी आनी है कराची में इस बार के नहीं, कोई इम्कान नहीं है, और कब से शुरू होगा जो बेहतर मौसम है वहां पर? देखिए कराची में सर्दी तो दिसंबर में ही आया करती है, उससे पहले तो कोई खास नहीं आती। हाँ ये होता है कि रात की और सुबह की थोड़ी सी खुनकी बढ़ जाती है 1 नवंबर के बाद। तो वही 8-10 नवंबर के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिन के टेम्परेचर भी कदरे कम हो जाएंगे और फिर रात के टेम्परेचर कम होकर सुबह में हल्की फुल्की 15 नवंबर के बाद। शुमारी इलाकात में ये कि अगले 2 दिन बारिश है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक हल्की सी दाखिल हो रही है। जी बारिशों का भी इम्कान है। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपका, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद, टॉप ऑफ द आवर अपना सेगमेंट शामिल करते हैं निकले तेरी तलाश में, और जानते हैं कि क्या मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की कभी AR रहमान से मुलाकात हुई? अगर मुलाकात हुई तो गुफ्तगू क्या हुई, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में हमारी गुफ्तगू होती है, हमारे सवालात होते हैं तारड़ साहब के साथ। तारड़ साहब जो हैं वो बड़ी मुहब्बत से जवाबात देते हैं हमारे तमाम सवालात का। आज का जो सवाल है वो तारड़ साहब से, वो AR रहमान साहब के हवाले से है। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब। AR रहमान या अल्लाह रखा रहमान, मतलब उनके कद के बारे में क्या कोई कहे, वो कितने बड़े मौसीकार हैं, इस पे तो कोई अल्फाज नहीं है। मैं इस सवाल में सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या कभी आपकी मुलाकात AR रहमान साहब से हुई? AR रहमान साहब के हवाले से आप क्या ख्यालात रखते हैं? और दूसरा ये कि कभी मुलाकात ना हुई हो, कभी फ़ोन पे बात हुई हो, या कभी आप भारत गए हों तो वहाँ पे मुलाकात हुई हो, तो AR रहमान साहब के हवाले से कुछ बताइए, उनकी कामयाबियों के हवाले से भी और उनका कोई जो पस मंज़र है उस हवाले से भी, और अगर आपकी मुलाकात हुई है तो उस हवाले से ज़रूर बताइए। ये कोई 10-12 बरस पहले की बात है। तो गुलजार साहब से बात हो रही थी, तो वीकली हम उस ज़माने में एक्सचेंज होती थी हमारी कॉल्स, और कहने लगे कि आपने कभी मुंबई आने का सोचा है? वैसे ही कैजुअली उन्होंने पूछा। मैंने कहा नहीं सर, मुझे कभी ख्वाहिश नहीं रही है सच, लेकिन इफ़ यू आर देयर तो मेरे लिए मुंबई में अट्रैक्शन होगी। और इसके अलावा ये है कि शायद मैं नसीरुद्दीन शाह से मुलाकात करना चाहूँ, उनसे तो बात में हो गई एक दफ़ा, और AR रहमान से मेरी ख्वाहिश है कि भाई उनकी कोई रिकॉर्डिंग हो। तो ये कोई 10 साल पहले की बात। ठीक है। पिछली जो ईद गुजरी है उस पर मुझे गुलजार साहब ने ईद का मैसेज भेजा और उसके बाद फ़ोन किया, और उन्होंने कहा कि अभी AR रहमान से भी मेरी बात हुई है ईद के हवाले से।
तो मैंने कहा मेरी तरफ से उन्हें भी ईद मुबारक कह दीजिए। तो वो कहने लगे कि वो आपको फ़ोन कर लेते हैं। अच्छा, मैंने कहा जी नहीं, मैं कोशिश कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दैट। बाहर तौर रहमान साहब का फ़ोन आ गया अच्छा, और 15-20 मिनट की हमारी गुफ्तगू रही। वो मुझे नहीं जानते थे, ज़ाहिर मैं उनको जानता था और मैं उनका बहुत बड़ा मुद्दा था। और उन्होंने मेरा जो एहतराम से पेश आए वो बुनियादी तौर पे गुलजार साहब की वजह से, क्योंकि गुलजार साहब के साथ मेरे मरासम थे। गुलजार साहब ने पता नहीं उनको क्या बताया। तो उस 20 मिनट के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, अब इतने बड़े आदमी के साथ आपकी समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू किया जाए। आप किसी एक फिल्म से शुरू कर लें, रोजा से कर लें या दिल से कर लें या बॉम्बे से कर लें या स्लम डॉग मिलियनेयर, किसी भी फिल्म से तो पूरी गुफ्तगू उसी के ऊपर सर्फ हो जाएगी। तो मैंने सिर्फ ये पूछा क्योंकि माजिद माजदी जैसा कि आप जानते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ सेंचुरी, ईरानियन, उन्होंने एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के हवाले से कोई फिल्म बनाने का इरादा किया, कुछ शूट भी कर ली। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं इसकी मौसीकी के लिए मैंने राब्ता किया है इंडिया के AR रहमान से। तो उनसे पूछा गया कि आप तो मतलब है कि यहाँ ईरान में बहुत ज़बरदस्त मौसीकार हैं और इंटरनेशनली मुख्तलिफ जो ऑर्केस्ट्राज हैं या म्यूजिशंस हैं उनकी ख्वाहिश है कि वो माजिद माजदी की किसी फिल्म में म्यूज़िक दे, आपने AR रहमान को क्यों चुना? तो उनका जवाब ये था कि मेरा ख्याल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो जज्बात, एहसासात या वो जो डेप्थ आती है म्यूज़िक में, वो सिर्फ एक मुसलमान में आ सकती है, इसलिए मैंने AR रहमान से रब्ता किया। अब वहाँ हुआ ये कि वहाँ भी हमारे जैसे बहुत सारे तबके हैं कुफर के फतवे देने वाले। तो हिंदुस्तान के बहुत सारे जो उलमाए दीन थे वो AR रहमान के हवाले से बहुत तनकीद की उन्होंने कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। तो AR रहमान ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था कि बात ये कि रोज़े क़यामत अल्लाह ताला मुझसे पूछेंगे कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा टैलेंट दिया, ऐ अल्लाह रखा रहमान। वो पसंद करते हैं कि उनका पूरा नाम लिया जाए, अल्लाह रखा रहमान, कि मैंने तुमको इतनी बड़ी टैलेंट दी मौसीकी की, तुमने उसे मेरे हबीब के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया? इसलिए मैंने इसको चुना। अच्छा, अब ये बैकग्राउंड मेरे जहन में था। तो मैंने AR से पूछा कि जी उस फिल्म का क्या हुआ? कहने कि वो बन गई लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो सकी, वो नेट पे मौजूद है। चुनांचे मैंने वो फिल्म देखी। AR रहमान की मौसीकी के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। उसकी कमिटमेंट जो है दो चीज़ों के साथ, एक अपनी माँ के साथ, अच्छा, और एक अपने अकीदे के साथ। याद रहे कि उनके वालिद हिंदू थे, वालदा उनकी पता नहीं क्या बानो, वो मुसलमान थी, गरीब से म्यूजिशियन थे। और गरीब लोगों में रिलीजन का ख़ास तौर पे उस तरफ को बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, फाके काटने होते हैं, किसी भी मज़हब के इकट्ठे काटे जा सकते हैं। तो इनका नाम दलीप था। उसके बाद किस तरह जो कुछ हुआ उसके बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ, उसके बारे में फिर किसी वक्त डिटेल से बताऊंगा। लेकिन बाहर तौर माँ के हवाले से जो उनकी कमिटमेंट थी, मसलन बंदे मातरम उन्होंने गाया, कोई वो हिंदू गाना नहीं है, वो इंडियन गाना है, धरती को माँ को सलाम है। तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि माँ तुझे सलाम। जब मैं गा रहा था तो वो मैं अपनी माँ के लिए गा रहा था। और आखिरी दिनों में वो उनको हज के लेके गए। मैंने एक दो तस्वीरें देखी
और जिस तरह वो उनकी व्हील चेयर लेके जा रहे थे और जितनी मोहब्बत थी उनको अपनी माँ के चेहरे से, वो शायद खाना काबा की जानब कम देखते थे, अपनी माँ की जानब ज़्यादा देखते थे, शायद एक ही रूप नज़र आया हो उनको। तो मैं उससे बहुत मुतासर था। तो मैंने वैसे ही पूछा कि आपकी वालदा का क्या हाल है। मुझे नहीं मालूम था कि वो फौत हो चुकी हैं 2 साल पहले। उन्होंने कहा कि वो फौत हो चुकी हैं। तो बात और मुझे उन्होंने कहा कि आप जब चाहें मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तो मैं कल तो पता नहीं ताइवान जा रहा हूँ, उनका वर्ल्ड लेवल के होते हैं जो टूर होते हैं। मेरे पास जो फ़ोन पे फ़ोन नंबर है या मैसेज है, ईद का वो मैसेज भी मेरे पास, वो अब तक मैंने संभाला हुआ। वेन एवर आई सी इट तो एक ख़ास खुशी मेरे अंदर बढ़ जाती है कि इस शख्स ने मुझसे बात की थी। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा लम्हा था। चुनाचे रहमान की ये 2 कमिटमेंट, और गुलजार का भी यही कहना कि वो बहुत गहरे फेथ का आदमी है, और अकीदा कोई भी हो उसके ऊपर आप जब नीयत होती है, आप संजीदा होते हैं, तो वो आपके दर्जात बुलंद करता है। और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ दरगाहों पे वो जाते हैं, और वो बॉम्बे में एक पता नहीं कौन से बाबा हैं, उनकी दरगाह है, पेट्रन सेंट है बॉम्बे के समंदर के अंदर, बाबा वली या क्या है। तो वो कहते हैं कि प्लेन उन्होंने पकड़ना है, शायद इंटरनेशनल कमिटमेंट है, लेकिन वहाँ पे उतर के उन्होंने जाके वहाँ पहले हाज़िरी देनी है, फिर वापस आना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, कहने लगे कि पिछले दिनों, यानी मुझे नहीं मालूम कि ये कब की बात है, पिछले साल की भी हो सकती, कोई रहमान मिल नहीं रहे थे। तो मैंने जब फाइनली मुलाकात हुई उनसे, और माइंड यू कि गुलजार साहब फ़ोन नहीं रखते थे। अच्छा। जब मेरी बात उनसे हुई तो आम टेलीफोन पे हुई, उनके पास वो नहीं था, सेल नहीं था। तो मैंने कहा जी वो सेल है, आप उससे मुझे व्हाट्सअप भेज दीजिए तो कुछ एक्सचेंज करना। मेरे पास है ही नहीं, लेकिन अभी पिछले हफ्ते रहमान ने मुझे ला के दिया। अच्छा। और मैंने इसलिए भी उसको कबूल कर लिया कि आपके साथ भी बात होती रहेगी, रहमान के साथ भी होती रहेगी। चुनांचे उनका कहना था कि 3-4 दिन गायब रहे, और जब आए तो मैंने कहा कि आप कहाँ थे। कहने लगे कि मैं मुंतशिर हो गया था, और मैं 3 दिन जाके अजमेर शरीफ बैठा रहा हूँ, अब मैं मुजतमे हो गया। तो उसमें एक जो सूफिक है ना एलिमेंट उस शख्स में, वो कब क्रिएट हुआ है वो जाहिर है कि भाई जो मुहक्किक है वही जानते हैं। बाकी उसका जो है आगाज़ और किस तरह वो आया, उसको हिंदी भी नहीं या उर्दू भी नहीं आती थी, तमिल ही आती थी पहली। अब इसकी बेशतर फिल्में जो है ना तमिल में भी होती हैं कन्वर्ट, चाहे वो दिल से हो या कोई और हो, और चाहे कर छैया हो। अब रहमान की बात चल निकली है तो वो कहते हैं देखे कहाँ तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया तार साहब, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, देखते रहिए निकले तेरी तलाश। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में एक हिस्से पर अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ कि हुकूमत ने 27वीं तरमीम लाने का भी फैसला कर लिया, और इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात भी की है, और ज़राए के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम में मौजूद कुछ खामियों को दूर करने के लिए 27वीं तरमीम लाई जाएगी, और इस पर मौलाना फजलुर रहमान को भी मामले पर एतमाद में लिया जाएगा। इस हवाले से आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के आईनी और कानूनी माहिरीन इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता हफ्ते जुमे के रोज़ कहा कि सुन रहा हूँ कि 27वीं तरमीम आ रही हैं, जो इसमें नहीं हो सका वो उसमें किया जाएगा। तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता, ये उनका कहना था। आप आराम से तरमीम लाएंगे और हम चूड़ियाँ पहनकर घरों में ही बैठ जाएंगे, ये नहीं हो सकता है। फिक्र मत करें, मिलकर बाहर निकलेंगे। कुछ मैं जरा थोड़ा सा चूं सुन रहा हूँ, कोई और 27वीं तरमीम आ रही है, जो इसमें नहीं हो सका वो किया जाए। तुम्हारा बाप भी नहीं करके दिखाओ जरा, और
फिर अपना हश्र देखो कि तुम्हारा क्या हश्र किया जाता है। इस तरह भी आसान नहीं है कि आप आराम से कोई तरमीम लाएंगे और हम चूड़ियां पहनकर घरों में औरतों की तरह बैठे रहेंगे, ये भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। कोई न सोचे कि जिन चीजों को हमने मुस्तरद किया और 26वीं तरमीम से निकाला, उसे दोबारा किसी तरमीम के जरिए से इसमें मिलाया जाएगा और लोटों के वोटों से पास करोगे और फिर वो चलने देंगे हम। इतना भी आसान नहीं होगा, मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे थे। और उधर तहरीक इंसाफ में बानी की रिहाई और एहतजाज को लेकर इख्तलाफात नजर आ रहे हैं। जी हाँ, तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने मुल्क भर में जलसों की मंजूरी दे दी और 1 नवंबर से पेशावर, 8 नवंबर कोयटा और फिर कराची में जलसे करने का कहा गया है। मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ये कहते हैं कि मैं एहतजाज के प्रोसेस से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। एहतजाज काम जो उन लोगों को सौंपना चाहिए जो इस कार्रवाई को आगे ले जा सकते हो, लिहाजा ये जो एहतजाज हो रहे हैं ये लूले लंगड़े हैं, इनसे खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई को भी हमने कहते सुना कि इस्लामाबाद एहतजाज में अगर क़यादत में डी चौक में मौजूद होती तो अली अमीन गंडापुर के चले जाने के बावजूद हमारा एहतजाज कामयाब होता। क़यादत का क्या ये तमाशा है कि इस्लामाबाद जाकर छुप जाते हैं, वर्कर्स तैयार हैं लेकिन क़यादत सामने नहीं आ रही और ना ही इमरान खान की रिहाई के लिए सही इकदाम उठाए जा रहे हैं। ये सारी सूरत हाल है जिस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर मलिक साहब, सुबह खैर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो ज़रा बात कर लेते हैं, एक हफ्ता नहीं हुआ है 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद अब 27वीं लाने की तैयारियां की जा रही हैं। क्या लग रहा है आपको कि हुकूमत समझ रही है उतना आसान होगा जिस तरीके से 26वीं तरमीम को लेकर हुकूमत समझ रही थी कि बड़ा आसान है और फिर आगे मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी, अभी 26वीं आईनी तरमीम की स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी कि दूसरा ड्राफ्ट मार्केट में आ गया। सही बात है। तो मेरे ख्याल में ये तमाम इसमें वो तरामीम में जिन अमूर की जानिब तरामीम का हिस्सा होगा 27वीं, ये वो हैं जिसपे मौलाना फजलुर रहमान ने इनको हज़फ कराया था 26वीं आईनी तरमीम में। और मैं इसमें एक आपको अंदरूनी खबर ये दे दूं कि मौलाना फजलुर रहमान को पीपल्स पार्टी और नून लीग की सीनियर लीडरशिप की हिमायत हासिल थी। ये तीनों का एक कंसेंसस था। ये मेरा एक जाती तजज़िया है कि जिसके ऊपर इन्होंने दबाव डाला और सिर्फ मौलाना इस पोजीशन में नहीं थे और अब वो सड़कों पे भी स्ट्रीट पे भी मोबिलाइज कर रहे हैं। इस सारी क्राइसिस से जो दो सियासी शख्सियात ने फायदा उठाया है वो एक मौलाना फजलुर रहमान है और दूसरा बिलावल भुट्टो है। दोनों ने एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर के तहत पार्लियामेंट को भी यूज किया। मौलाना क्योंकि गुज़श्ता इंतखाबात में उन्हें बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई थी, अब वो पार्टी स्ट्रक्चर को भी और अपने आप को अवाम में ले जाके भी केस को रेलिवेंट कर रहे हैं। उन्होंने कोई इस्लामी दफात जो मजहबी सियासी जमातों का एक इशू रहा है उसके ऊपर भी उन्होंने ऑप्टिक्स हासिल किए हैं। लेकिन ये जो भी आपने बयान सुनाया है इसके एक हिस्से पे मुझे बड़ा मैं एक डिफरेंट व्यू देना चाहता हूँ कि अगर 27वीं तरमीम हुई तो हम औरतों की तरह चूड़ियां पहन के घर में नहीं बैठेंगे। इस कमेंट पे मैं समझता हूँ कि आप भी एक खातून है, आपने एक सवाल पूछा है। ये जो हमारे माशरे में है कि दिलेरी सिर्फ मर्द से है, तो वो रजिया सुल्ताना भी रही हैं इधर इंडिया में और साउथ एशिया में आप देख लें तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से लेके मोहतरमा फातिमा जिन्ना और फिर बेगम कुलसूम नवाज और अभी बुशरा बीबी 10 महीने जेल काट के आई। भाई कौन सी चूड़ियां आप कह रही? चूड़ियां तो इन मर्दों ने पहनी है जिन्होंने आमरीयत के गले में, खा वो अदलिया के जज हों, खा वो मजहबी सियासी जमातों के रहनुमा हो, जो मर्दाना वार आके दिलेरी, ये भी एक वर्ड है जो हमारी उर्दू डिक्शनरी या साफत में मर्दाना वार कौन सा यहाँ पूरे इसमें, तो जो करेक्टर है या ब्रेवरी है उसको सिर्फ मर्द से महदूद करना और औरत के बारे में ये रिमार्क्स देना, ये इसको मौलाना को नई रियलिटी समझनी चाहिए कि 50% आबादी। दूसरा ये है कि बड़ा आसान है, मैं ये भी कह दूं इन तमाम मर्दों के माशरे में जब ताकतवर लोग चाहेंगे आइन को खत्म कर देंगे, आइन के बखिए देड़ देंगे, आइन में तरमीम कर देंगे और रातों रात होगी, रात को 12 बजे इजलास बुला लिया जाएगा, किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। अब तरमीम जब मंजूर हुई है तो नेक्स्ट फ्लाइट पे सारे बैरून मुल्क चले गए। उनको एक इशारा था कि आपने यहीं रहना है जब तक मंजूर नहीं हो। तो एक रात जाग के अगर ये अवाम को रिलीफ देना चाहिए, जो मुश्किलात आप लोगों को अवाम को बताई जाती है इस मुल्क में ज़रूरी इस्लाहात के लिए, इस मुल्क में गरीब और मेहनत कश मजदूर और किसान के हकूक के लिए,
जो ये कहते हैं कि कानूनी रुकावटें, कोई कानूनी रुकावटें नहीं। जब वो उन्हें रिलीफ देना हो तो जिस तरह ताकतवर लोग रातों रात अपने आप को ख्वाहिश पर मबनी एक तरमीम ले आते हैं, इसी तरह तरमीम तो अच्छा, वो फैसल- पाकिस्तान जिसको एक आम आदमी को देखने की आंखें तरस गई हैं, ऐसी कोई तरमीम लाने के तो उसका उसके लिए कोई जिद्दोजहद नहीं की जाती, सही उसके लिए बात कोई कह रहे हैं। काविश नहीं की जाती। आपकी बात हमने आपका पॉइंट भी इट्स टेकन कि हम बेनज़ीर भुट्टो को भी देखते हैं, मरीम नवाज़ को भी देखते हैं, ऐसी ख़वातीन हमारे पास हैं, मौजूदा वज़ीर आला है जो कि एक ऐसी मिसाल पैदा कर रही है जहाँ पर ये मिसालें जो मौलाना साहब ने जिक्र किया वो फिट नहीं होती है। लेकिन चले हम तरमीम की बात कर लेते हैं। हमने देखा कुछ ऐसी मिसालें वहाँ पर कायम हो रही हैं जिसकी पहले जो कभी पहले देखने में नहीं आई हैं। हम देखते हैं कि इतवार के दिन सुबह सेनेट से मंजूरी होती है और रात को जब ये आगाज़ होता है उसका इतवार के रोज़ वो पीर तक यानी कि 12 बजे के बाद तक वो जारी रहता है और फिर वहाँ पर 26वीं आईनी तरमीम सुबह 5-6 बजे जाके मंजूर की जाती है। कुछ ऐसी वो ये बात रहनुमाओं की जानिब से की गई है उनके कि ये कोई कानून में नहीं लिखा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। दिन तो आगे भी पड़े थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उसी उजलत की वजह से हम एक हफ्ते के बाद दोबारा खड़े हैं 27वीं तरमीम पर। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? मैं ये देखता हूँ कि वो बिहाइंड द सीन कुछ वादे वहीद होते हैं, लेकिन इसको सीरियस इसलिए नहीं लिया वो लेना चाहिए कि अगर इतनी जो ये डराने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, फीलर इसको कहा जाता है, 27वीं तरमीम होती तो मियाँ नवाज शरीफ को बाहर जाने की एक अप्रूवल ना मिलती। अगर 27वीं तरमीम इतनी जल्दी एक गवर्नमेंट ने लानी होती तो मियाँ नवाज शरीफ बाहर चले गए हैं और वो लंदन के बाद कुछ दीगर मुल्कों में भी जाएंगे, तो इसलिए ये एक फीलर जरूर है कि इसके अंदर ये है। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट को ये भी एक सेटबैक हुआ है शायद इसको काउंटर करने के लिए कि तरामीम के बावजूद और चीफ जस्टिस के तरीक़ाकार तब्दील करने के बावजूद जो कमेटी बनी है प्रैक्टिस और प्रोसीजर में और आईनी बेंच के हवाले से, उस पर राना सनाउल्लाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और उन्होंने कहा कि ये लोग बेंच में होने के सीनियर होने चाहिए थे, जूनियर होने चाहिए थे, तो गवर्नमेंट की वहाँ से भी तवक्कुआत अभी पूरी नहीं हो। हाँ। तो सही है, यानी कि जो ये करना चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा और इसीलिए फिर 27वीं तरमीम की बात हो रही है। सर ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लें। अंदरूनी इख्तलाफात तो हम सबके सामने ही हैं और एहतजाज और फिर बानी की रिहाई को लेकर जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली दुरुस्त है? क्योंकि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है ये तो फिर हुकूमत को नहीं मजबूत कर रहा है, क्योंकि इस हिकमत अमली से हुकूमत मजीद मजबूत हो रही है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात है, मातूब तरीन सियासी जमात और इस वक्त का लदम है, लेकिन उनका एक अलमिया शुरू से रहा है कि मकबूलियत के साथ साथ वो कहते हैं मकबूलियत ही काफ़ी है, नाम ही काफ़ी है। तो आपको सियासी हिकमत अमली के लिए या सियासी उनकी पार्टी के अंदर पॉलिसीज पे यूट्यूबर्स का, ब्लॉगर्स का दबाव होता है और स्वैग वाले लोग कि फलां चलता है ऐसा है, फलां खड़ा है ऐसा होता है। तो सियासी ज़हन के इस वक्त जो पार्टी के अंदर 3 फैक्शन हैं, एक फैक्शन जो है वो KPK का है, वो गवर्नमेंट का है, और दूसरा फैक्शन जो है वो ये बैरिस्टर गौर और सलमान अकरम राजा है, और तीसरा फैक्शन जो मैंने बताया कि जो गैर सियासी लोग हैं, तो उनका एक डिस्कनेक्ट इस वक्त ये समझ आ रहा है और यही अलमिया हमारी सियासी जमातों का है। ये कड़ा वक्त अगर पीपल्स पार्टी पे आए, नून लीग पे आए, तो उनकी भी जूतियों में ही दाल बटेगी। 1996 से आपने पार्टी की बुनियाद रखी तहरीक इंसाफ, लेकिन वो एक फैन क्लब के अलावा ना वहाँ तंजीम है, ना सियासी अप्रोच है, और जो लीडरशिप है उनकी हर बात को कहा जाता है मुस्तनद है आपका फरमाया हुआ। इस तरह तो पार्टी नहीं चलती। पार्टी की तंजीम अगर हो तो इमरान खान साहब और सियासी हिकमत अमली हो तो वो आज बाहर आए। ये सियासी हिकमत अमली का फुकदान है सियासी और इस वक्त हिकमत जो अमली का पार्टी फुकदान दिखाई दे रहा है और उस वजह से ही इस तरह के फैसले सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। पूरी जो सियासी सूरत हाल थी उस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक।
तो जनाब, अब आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी एक्सप्रेसो हीरो से जिनकी कहानी पूरे पाकिस्तान की नौजवान लड़कियों के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। जी हाँ, ये कहानी है बलूचिस्तान के ज़िला नौशकी के गाँव की मल्टी टैलेंटेड लड़की फ़रा यूसुफ की, जिन्होंने महदूद वसाइल में एमफिल की डिग्री हासिल की और ये 2 किताबों की मुसन्निफ़ा भी हैं। फ़रा यूसुफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में कराटे, टेबल टेनिस, बैडमिंटन की कोचिंग का एजाज़ भी रखती हैं, जबकि मार्शल आर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, हाई जंप, बास्केटबॉल और बैडमिंटन में सूबाई और कौमी खेलों के मुकाबलों में 95 गोल्ड मेडल्स और बेशुमार ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल्स, 47 ट्रॉफीज और मुतादिद सर्टिफिकेट्स और तारीफी इसनाद भी हासिल कर चुकी हैं। इतने ज़्यादा काम इन्होंने किए हैं कि मेरा सांस फूल गया बताते हुए, पता नहीं फ़रा ने ये सब कुछ कर कैसे लिया। बिल्कुल, और जैसे हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, सियासी मैदान में कैसे लोहा मनवाया ख़वातीन ने, हम देख रहे हैं कि हर शोबे में लोहा मनवा रही हैं। और इस वक्त फ़रा की बात करें तो उनकी कारनामों की जो फहरिस्त है वो इतनी तवील है कि वो समेटी नहीं जा सकती, लेकिन चंद चीज़ों का अगर जिक्र करें तो 2010 में ऑल बलूचिस्तान जूडो कराटे में गोल्ड मेडल हासिल किया था उन्होंने। 2016 में बलूचिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी गोल्ड मेडल जीता है। 2023 में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोचिंग की तरबियत दी और उसी साल फुटबॉल की बैनुल-अक़वामी तंजीम फीफा के ज़ेर एहतमाम लाहौर में रेफरी कोर्स के लिए भी सिलेक्ट हुई और बलूचिस्तान की पहली खातून है जिन्हें फीफा ने 2024 में रेफरी के लिए मुंतखब किया। इतनी बड़ी और शानदार अचीवमेंट्स के बावजूद उन्हें खातिर ख्वाह पज़ीराई नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आज हमने उनको एक्सप्रेसो हीरो के तौर पर अपने शो में मदऊ किया है। फ़रा हमारे साथ ही मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रा, सुबह खैर। सबसे पहले तो इतनी ज़्यादा आपकी माशाल्लाह से अचीवमेंट्स हैं, अपने बारे में ज़रा बताइएगा। आपका ताल्लुक बलूचिस्तान के कौन से इलाके से है, क्या आपकी पढ़ाई रही और ये जो आपकी इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं इनके हवाले से भी। जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जी, फ़रा यूसुफ फ्रॉम नौशकी डिस्ट्रिक्ट। आई स्टार्टेड माई स्कूलिंग करियर फ्रॉम किली गरीबाबाद, गवर्नमेंट गर्ल्स किली गरीबाबाद नौशकी, एंड आई वाज द वन हू गॉट IAS marks in 8th class, and I was the topper in my school, and including I also contributed in many areas of like competitions while schooling. So, and I also completed my FSC from Degree College Noshki, and I completed my BS English from Sardar Badu Khan Women University, Quetta, and I did my MPhil degree from Lasbela University, Uttal. And including these all, I also got the title of first woman who presented herself in FIFA referee court, not once, twice, alhamdulillah. And I won 95 gold medals, 47 trophies, and many more. Even I didn't mention in my career. And also, I also got selected for army. Over there, I was subject specialist. That's great, फ़रा, that's great. हम लोगों ने भी एक लंबी फहरिस्त बताई है और आप खुद भी एक लंबी फहरिस्त हमें बता रही हैं। मेरा ख्याल है कि इस तरह तो हमारा ये पूरा प्रोग्राम निकल जाएगा। हम जानना चाहेंगे कि आपका सफ़र जो शुरू हुआ है उसमें घर वालों की कितनी सपोर्ट थी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों की सिर्फ एक परमिशन की सपोर्ट थी, और उसी परमिशन के बुनियाद पे मैंने न सिर्फ अपने पाकिस्तान को चलाया, मतलब अपने टैलेंट के हवाले से, न कि बलूचिस्तान को चलाया, बल्कि अपनी फैमिली को भी चलाया। अपनी फैमिली के हर एक ज़रूरियत में मैं दिल से उतरती थी और अभी भी उतरती हूँ और आगे भी उतरूँगी। ज़बरदस्त। अच्छा फ़रा, बहुत सारे खेलों में आपने पार्टिसिपेट किया है, मेडल्स। ये एक तो ये बताएं कि सबसे ज़्यादा दिल के करीब कौन सा खेल था, और दूसरा ये कि आप 2 किताबों की मुसन्निफ़ा हैं, उन किताबों के हवाले से भी बताएं। जी, मुझे बचपन ही से क्रिकेट का बहुत शौक था। मैं खुद थी तो फीमेल, लेकिन मेरी जो कैप्टनसी का रोल था तो वो था लड़कों के साथ। मेरे सारे प्लेयर्स जो प्लेयर मेट थे वो सारे लड़के थे, लेकिन मैं थी उनकी कैप्टन। और उसके अलावा SPK सरदार बादू खान वुमेन यूनिवर्सिटी में मैंने 4 साल की कैप्टनसी का रोल अदा किया एज अ वॉलंटियर। वहाँ पे भी मुझे कोई कुछ नहीं दे रहा था, बट मैं अपनी जो टैलेंट थी उसके बेस पे अपने जो हमारे पास जो प्लेयर्स थे उनको प्रमोट करना चाहती थी। उनमें यही स्किल्स जो मेरे पास थे अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड, कितने ज़्यादा अचीव लाइक मल्टी टैलेंटेड होना,
वेरी स्मॉल टास्क। वो तो हमें नज़र आ ही रहा है कि आप बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं, लेकिन ये बताइएगा कि कोई ख़ास चीज़ जो अभी आपको लगता है कि अभी आपने नहीं की है, आप करना चाहेंगी ज़िंदगी में आगे बढ़कर, क्या बनने का इरादा रखती हैं? कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट में जाना चाहती हूँ और पीसीबी को इंटरनेशनली प्रेजेंट करना चाहती हूँ। बेशक मैंने बहुत सब्र की, लेकिन वक्त मेरे लिए सब्र तो नहीं कर रहा था। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो टैलेंट है वो एक वर्ल्ड के जो लोग हैं जो अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं कि आप इतनी स्ट्रगल करने के बावजूद भी आपको कभी भी हाईलाइट नहीं किया, अभी हाईलाइटेड हो गई है, तो हम देखना चाह रहे हैं कि आपको पाकिस्तान क्या एक्सपोजर देंगे। तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक नुमाया बनना चाहती हूँ, पीसीबी को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, इतने बड़े बड़े कारनामे हैं, बलूचिस्तान हुकूमत ने आपको कितना सपोर्ट किया है इन सब में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सीएम साहब की तरफ मैं 14 साल से उनसे मिलने की तवक्को रखती थी, चाहती थी। अक्सर मुझे वहाँ से द गेट से ही फारिग किया जाता था, बल्कि 3 घंटे का सफ़र मैं अकेले तय करती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी उन्होंने खुद मुझे बुलाया है और पूरी उम्मीद के साथ मुझे उन्होंने मेरे जो विजन्स हैं, जो मकसद ज़िंदगी हैं, जो मेरे टैलेंट्स हैं, उनकी बुनियाद पे मुझे पूरे सपोर्ट करने का बोला है। फराह, बहुत बहुत मुबारकबाद इतने सारे गोल्ड मेडल्स इकट्ठे करने के लिए, इतनी सारी अपना टैलेंट का इजहार करने के लिए, और जो दीगर ख़वातीन हैं इन शोबों में जो अपना नाम के हवाले से कुछ चाहती हैं कि उनके नाम को भी जाना जाए, आप उनके लिए एक मशले राह हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, है ना। हम देखते हैं कि फराह जैसी ही ख़वातीन हैं जिनकी वजह से ये हौसला आपको पैदा होता है कि ऐसी ख़वातीन जो क्लियर हुआ चल रही हैं, जिनका माइंडसेट ये हो कि मुझे ये अचीव करना है और ये मुझे चाहिए अपनी ज़िंदगी से, उनको मिलता भी है। तो आप भी अगर ऐसी किसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें फराह ने अपना नाम बनवाया है, तो फराह आपके लिए एक उम्मीद की किरण के तौर पर, मशले राह के तौर पर। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।